बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से ही होंगे। CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 38 है, जिसके अंदर हम डिफरेंट कंसेप्ट्स को जो है वो कवर करने वाले हैं। तो लेक्चर नंबर 38 को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल KST लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ बने वाले के आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले जो है वो मैनिपुलेटर्स की बात हो रही है। प्रीवियस लेक्चर 37 के अंदर हमने देखा था कि मैनिपुलेटर्स क्या होते हैं। मैनिपुलेटर्स की दो टाइप्स के बारे में हमने देखा था कि हमने ये देखा था कि मैनिपुलेटर्स की दो टाइप्स होती हैं, एक होती हैं पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर और दूसरी होती हैं नॉन पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर। आज के इस टॉपिक में हमें ये सिखाया जा रहा है कि यूज़र डिफाइंड मैनिपुलेटर्स क्या होते हैं। वैसे दोस्तों यहाँ पे आपको पता है कि मैनिपुलेटर्स एक प्री डिफाइंड होते हैं जो पहले से बने बनाए हैं। अब यहाँ पे वो बात कर रहा है यूज़र डिफाइंड मैनिपुलेटर्स। तो यहाँ पे आपके सामने रेड कलर के साथ एक डेफिनेशन लिखी हुई है, आप चाहो तो ये डेफिनेशन नोट कर लो। ये डेफिनेशन मैंने किसकी लिखी है? यूज़र डिफाइंड मैनिपुलेटर्स की। कहता है प्री डिफाइंड मैनिपुलेटर्स आर क्रिएटेड बाय द यूज़र। कहता है जब आपका कोई प्री डिफाइंड मैनिपुलेटर्स, कोई यूज़र खुद से उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन करके उसको दोबारा नए सिरे से जो है वो क्रिएट करता है यूज़र, तो उसको हम कहते हैं ये एक प्री डिफाइंड जो मैनिपुलेटर है। अब ये क्या बन चुका है? एक यूज़र डिफाइंड मैनिपुलेटर बन चुका है। तो वो पहले से प्री डिफाइंड था, मतलब पहले से साइंटिस्ट ने उसे बनाया हुआ है, लेकिन हमने उसमें उस बनी बनाई चीज़ में फिर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की, फिर थोड़ा सा चेंज किया, तो वो क्या बन गया? यूज़र डिफाइंड मैनिपुलेटर बन गया। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। उसके बाद आ जाती है इसकी छोटी सी एग्जांपल। तो एग्जांपल के तौर पर ये एग्जांपल मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हुई है। तो ये पेपर में अगर आपको यूज़र डिफाइंड मैनिपुलेटर्स के बारे में आता है कि व्हाट इज़ यूज़र डिफाइंड मैनिपुलेटर्स, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले ऊपर जो मैंने आपको डेफिनेशन दिखाई है, पहले आप वो डेफिनेशन लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आप ये जो एग्जांपल मैंने हाईलाइट किया है इस एग्जांपल को लिखोगे, जिसमें क्या हो रहा है? ये ओ स्ट्रीम मीन आउटपुट जो स्ट्रीम है ये एक हेडर फाइल है, और हम एज ए रेफरेंस जो है वो इस हेडर फाइल को जो इस कीवर्ड आउटपुट स्ट्रीम के जो कीवर्ड है इसको रिटर्न कर रहे हैं। उसके बाद ये मैनिपुलेटर अंडरस्कोर नेम का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप अपने मैनिपुलेटर का कोई भी नेम सेट कर सकते हो जो आपका मन चाहे। उसके बाद यहाँ पे हम एज ए जो है वो आर्गूमेंट लेंगे ओ स्ट्रीम का। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जिसका नाम हम OS रखा हुआ है, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट कुछ भी रख सकते हो, OS या कुछ भी रख सकते हो, ठीक हो गया। तो ये इसकी होगी एग्जाम्पल। अब हम करने जा रहे हैं इसका एक प्रोग्राम जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप यूज़र डिफाइंड मैनिपुलेटर क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे एक हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम हेडर फाइल, आयो स्ट्रीम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप दूसरी एक हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे conio.h। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std स्टैंडर्ड, और यहाँ पे हमारे पास ये हो गया मेन का फंक्शन जिसमें हम लिखेंगे गेट ch और देन लास्ट पे रिटर्न 0। अब यहाँ पे ये बन गया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। अब दोस्तों अगर मैं आपको कहूँ कि आपने एक मैसेज डिस्प्ले करना है जैसे लाइक खिज़र शहाल स्क्रीन पे, तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे सी आउट और उसके बाद डबल कोटेशन में आप लिखोगे खिज़र स्पेस शहाल, कुछ इस तरह से। लेट्स से अगर मैं आपको कहूँ इसको कंपाइल करो, तो आप इसे कंपाइल करोगे और स्क्रीन पर दिखाई देगा आपको खिज़र शहाल, ठीक है। तो ये देखें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है खिज़र शहाल। अब अगर मैं आपको कहूँ कि आपने जो है वो खिज़र शहाल से पहले एक लाइन का ब्रेक करना है, मतलब एक लाइन छोड़ के फिर खिज़र शहाल डिस्प्ले हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए दोस्तों आप यहाँ पे एक यूज़ करोगे जो है ना वो \n। क्या यूज़ करोगे आप? जिसको हम एस्केप सीक्वेंस कहते हैं। ये हमारे पास ना यूज़र डिफाइन बल्कि कुछ प्री डिफाइन जो है मैनिपुलेटर्स हैं लाइक जैसे \n, जिनको हम एस्केप सीक्वेंस कहते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। C++ में \n होता है, \t होता है जो टैब देने के लिए यूज़ होता है, ये सारे आपको पहले से पता हैं। तो उसके बाद \a होता है जो अलार्म बजाता है, \b होता है जो बैक स्पेस देता है, ठीक है। \सिंगल कोट होता है जो सिंगल कोटेशन लगाने के लिए यूज़ होता है, \डबल कोटेशन होता है जो डबल कोट लगाने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे आपने किया \n लगाया, जिसने क्या किया? एक लाइन का पहले ब्रेक किया, यानी एक लाइन छोड़ी, उसके बाद खिज़र शहाल आप डिस्प्ले होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे कंपाइल करता हूँ। तो ये था आपका प्री डिफाइंड मैनिपुलेटर। ये जो आपने \n देखो उसने क्या किया? पहले एक लाइन छोड़ी है, एक लाइन स्किप किया, उसके बाद खिज़र शहाल जो है वो डिस्प्ले किया है, ठीक है। समझ आती है बात की? ओके, तो ये था आपका प्री डिफाइंड मैनिपुलेटर। अब इस प्री डिफाइंड जो मैनिपुलेटर है \n या \t या \a, इनको हमने क्या बनाना है? यूज़र डिफाइंड मैनिपुलेटर बनाना है। दोस्तों इनको यूज़र डिफाइंड मैनिपुलेटर कैसे बनाते हैं? उसके लिए हम बनाएंगे एक फंक्शन। उसके लिए हम क्या बनाएंगे? एक फंक्शन। अब फंक्शन जब भी आपने यूज़र डिफाइंड मैनिपुलेटर बनाना हो तो उसके लिए आप क्या लिखते हो? उसके लिए आप लिखते हो ओ स्ट्रीम, आगे रेफरेंस ऑपरेटर। उसके बाद आप लिखते हो अपने फंक्शन का कोई मैनिपुलेटर का कोई भी नाम आप रख सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो। जैसे ये किस लिए? न्यू लाइन के लिए, तो मैं इसका नाम रख सकता हूँ न्यू लाइन, ठीक है। न्यू लाइन मैंने इसका नाम रख लिया, अपने इस फंक्शन का नाम मैंने क्या रख लिया? न्यू लाइन। उसके बाद उसने क्या कहा था? यहाँ पे एज ए आर्गूमेंट आपने ओ स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट लेना है,
रेफरेंस ऑपरेटर के आगे अब आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लो कोई भी, मान लो मैंने आउट के नाम से ऑब्जेक्ट बना लिया, तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट किसी भी नाम से बना सकते हो, जिस तरह ये न्यू फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। तो मैंने नाम मीनिंगफुल क्यों रखा है, क्योंकि मैंने इस फंक्शन को यूज़ करना है एज ए न्यू लाइन, मतलब लाइन स्किप कर बैकस्लैश के तौर पर यूज़ करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इसका नाम न्यू लाइन रख लिया। ठीक है, अब आप दोस्तों ने क्या करना है, आपने यहाँ पे लिखना है आउट, और आउट के आगे आपने जोन सा आपने वो जो है प्री डिफाइंड मैनिपुलेटर यूज़ करना है, या जोन सा स्केप सीक्वेंस यूज़ करना है, वो आप यहाँ पे आउट के आगे लिखोगे। तो डबल कोटेशन में लिखा बैकस्लैश एन क्या बेसिकली एक प्री डिफाइंड मैनिपुलेटर है जो क्या करता है न्यू लाइन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे आउट, ये आउट क्या, ये बेसिकली मेरी ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है। तो आपने हमेशा इसके साथ ही अपना ये जो प्री डिफाइंड मैनिपुलेटर है इसको यूज़ करना है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा उसके बाद ये क्या करो, ये रिटर्न कर दो, ये जो आउट के अंदर मैंने अपना प्री डिफाइंड मैनिपुलेटर एडिट किया है, इसको जो है वो क्या कर दो, इस आउट ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दो। अब दोस्तों क्या होगा बेसिकली कि देखें वो काम वही था जो हम कर रहे थे प्री डिफाइंड ऑपरेटर बैकस्लैश एन के साथ मैनिपुलेटर। अब मैंने क्या किया, मैंने उस मैनिपुलेटर के लिए क्या बना लिया, पूरे का पूरा फंक्शन बना लिया। तो दोस्तों जब आप किसी भी प्री डिफाइंड मैनिपुलेटर के लिए खुद का एक फंक्शन बना लेते हो अपने खुद के कस्टम नाम के साथ, तो इसको हम कहते हैं यूज़र डिफाइंड मैनिपुलेटर। अब समझिए यूज़र डिफाइंड मैनिपुलेटर क्यों है। अब दोस्तों जहाँ जहाँ आपने लाइन छोड़नी होगी ना, लाइन स्किप करनी होगी, वहाँ पे आप ये न्यू लाइन वाला जो फंक्शन है इसको कॉल किया करोगे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे खिदर शाह से पहले लाइन छोड़नी, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अपने न्यू सी आउट के अंदर अपने इस न्यू लाइन वाले फंक्शन को कॉल करूँगा। आपको पता ना कि फंक्शन को हम कॉल करें तो वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाता है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे राउंड ब्रैकेट्स, बल्कि मेरे ख्याल से इसके लिए राउंड ब्रैकेट की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। जब हम ये प्री डिफाइंड मैनिपुलेटर को एज ए यूज़र डिफाइंड मैनिपुलेटर यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती राउंड ब्रैकेट की, बस हम उसका नाम बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे फंक्शन का नाम क्या है, न्यू लाइन। कंपाइल करता हूँ इसको मैं, और ये देखें दोस्तों उसने एक लाइन छोड़ दिया। अब मान लो अगर आपको 2 लाइन छोड़ दी तो आप क्या करोगे, आप 2 दफ़ा जो है इस न्यू लाइन वाले को कॉल करोगे इस तरह से, एक दफ़ा फिर मज़ीद इसे कॉल करोगे, तो अब ये क्या करेगा, 2 लाइन छोड़ देगा। क्योंकि न्यू लाइन का मतलब यहाँ पे क्या है, ये न्यू लाइन फंक्शन क्यों क्या कर रहा है, बेसिकली ये न्यू लाइन जो है ये एक आपने फंक्शन क्रिएट किया है, यूज़र डिफाइंड मैनिपुलेटर बनाया है जो कि कर रहा है लाइन स्किप करने के लिए, ये लाइन छोड़ने के लिए आप यूज़ कर रहे हो। इस तरह मान लो अपने टैब के लिए कोई बनाना है तो आप सेम ऐसे करोगे, सेम यही बनाओगे। ठीक है, टैब के लिए भी ठीक है, ऐसे यहाँ पे आगे, और उसका नाम आप चेंज कर लोगे क्योंकि मैनिपुलेटर यूज़र डिफाइंड मैनिपुलेटर का नाम आपने चेंज करना है। तो यहाँ मान लो मैंने टैब के नाम से बना लिया। अब टैब के अंदर क्या होता है, बैकस्लैश, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बैकस्लैश टी। तो अब जहाँ पे भी आपने टैब देना होगा वहाँ पे आप क्या यूज़ किया करोगे, वहाँ पे ये टैब वाला अपना मैनिपुलेटर यूज़ करोगे। तो यहाँ देखो मैंने कहा जो मेरा टैब नाम का मैनिपुलेटर है उसको एक्सेस करो। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले इसने न्यू लाइन वाले मैनिपुलेटर को, यूज़र डिफाइंड मैनिपुलेटर को कॉल करेगा, तो क्या करेगा, एक लाइन छोड़ देगा। उसके बाद टैब क्या करेगा, जब ये टैब एग्जीक्यूट होगा तो ये हमें क्या रिटर्न कर देगा, बैकस्लैश टी। जब बैकस्लैश टी यहाँ पे आएगा तो वो आपको पता ना बैकस्लैश टी जो है वो 8 स्पेसेस जो है वो छोड़ देता है। अब मैं कंपाइल कर करूँ तो देखें पहले एक लाइन छोड़ेगा, ये देखें पहले उसने एक लाइन छोड़ी न्यू लाइन मैनिपुलेटर की वजह से, उसके बाद उसने बैकस्लैश टी मतलब टैब की वजह से 8 स्पेसेस जो हैं वो यहाँ पे छोड़ के फिर आगे खिदर शाह जो है वो डिस्प्ले किया। तो इस तरह दोस्तों हम कोई भी बना सकते हैं। इस तरह आप बैकस्लैश बी के लिए बना सकते हो सेम ऐसे ही, सिर्फ यहाँ पे उसका नाम चेंज करोगे। मान लो आपने बैक स्पेस के लिए बनाना है तो आपने लिखा बैक SPAC स्पेस बैक स्पेस के लिए, बैक स्पेस के लिए कौन सा एस्केप सीक्वेंस होता है, बैकस्लैश बी। ऐसी एक होता है बैकस्लैश ए अलार्म के लिए, तो वो भी आप बना सकते हो इस तरह। तो आपने उसका नाम रख लिया बीप, बीप समझते ना, बीप अलार्म बजाने को कहते हैं, बीप, बीप नाम रख लिया उसका बीप, और यहाँ पे आपने कर लिया उसका बैकस्लैश ए। ठीक है, तो अब आपने जहाँ अलार्म बजाना होगा वहाँ पे आप क्या लिखोगे, बीप लिखोगे। जहाँ पे आपने बैकस्लैश स्पेस देनी होगी वहाँ पे आप बैक स्पेस लिखोगे। उसको इस मतलब इस वाले मेथड को कॉल करोगे। ठीक है, और कॉल करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, सी आउट के अंदर सिंपल उस मेथड का नाम लिखो तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये होता है दोस्तों यूज़र डिफाइंड मैनिपुलेटर। लेकिन जी मैंने आपको पहले यूज़र डिफाइंड मैनिपुलेटर की डेफिनेशन करवाई है, उसके बाद मैंने आपको क्या किया, उसकी यहाँ पे ऊपर एग्जांपल दिखाई। उसके बाद ये जो सारी कोड करके दिखाया, वैसे मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू जो है, एक प्रोग्राम एग्जांपल के थ्रू जो है मैंने आपको कोड करके दिखाया ये पूरा। ठीक है, अब अगर ये आपको पेपर में ये टॉपिक आता है तो पहले आप डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद जो आपको मैंने एग्जांपल हाईलाइट करवाई थी वो आप लिखोगे, और उसके बाद ये आप जो मैंने आपको प्रोग्राम करवाया ये प्रोग्राम आप पेपर में लिखोगे ऐसे ही। ठीक हो गया, नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक पे। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है उसका नाम है स्टैटिक कीवर्ड। अब ये स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है, तो ये मैंने इसकी एक डेफिनेशन लिखी हुई है, ये आप लिख लें। ये मैंने डेफिनेशन इंटरनेट से उठाई थी, तो आप इस डेफिनेशन को नोट कर लें। तो सब अगर आपको पेपर में स्टैटिक कीवर्ड के बारे में पूछ जाता है तो आपने सिंपल ये डेफिनेशन लिख देनी है। उसके बाद आपको नीचे एग्जांपल दिखाऊंगा, फिर उसके बाद आपको एक प्रोग्राम कोड के जरिए इसको समझाऊंगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन स्टैटिक कीवर्ड इज़ यूज्ड, कहता है जब आप जो है
और स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल करते हो तो क्या होता है, आगे लिखा हुआ है वेरिएबल और डाटा मेंबर्स और फंक्शन कैन नॉट बी मॉडिफाइड अगेन। कहता है जब आप स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल करते हो अपने कोड के अंदर तो उसमें आपने जो वेरिएबल यूज़ किया, मतलब जिस वेरिएबल से पहले आप स्टैटिक कीवर्ड लगाओगे या जिस क्लास के अंदर डाटा मेंबर से पहले आप स्टैटिक कीवर्ड लगाओगे या जिस फंक्शन से पहले आप स्टैटिक कीवर्ड लगाओगे, तो कहता है चाहे वो आपका स्टैटिक कीवर्ड आप चाहे किसी वेरिएबल से पहले यूज़ करो, किसी डाटा मेंबर से पहले यूज़ करो या किसी फंक्शन से पहले यूज़ करो, तो कहता है आपकी ये तीनों चीज़ें जो है दोबारा आप इनको मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो स्टैटिक कीवर्ड होता है जब हम किसी चीज़ के साथ लगा देते हैं तो वो सिर्फ ओनली वन टाइम क्रिएट होता है, दोबारा वो चीज़ क्रिएट नहीं होती रैम में। आगे अगर आप विदाउट स्टैटिक काम करो तो क्या होता है, आपकी चीज़ें बार बार जितनी दफ़ा आप उसे कॉल करोगे उतनी दफ़ा वो बार बार क्रिएट होगी। लेकिन जब जो स्टैटिक चीज़ होती है दोस्तों उसको आप चाहे 10 दफ़ा भी कॉल करोगे ना तो वो सिर्फ पहली दफ़ा क्रिएट होगी, उसके बाद दोबारा वो 9 दफ़ा क्रिएट नहीं होगी। आगे लिखा हुआ है इट इज़ एलोकेटेड फॉर द लाइफ टाइम ऑफ प्रोग्राम। मतलब कहता है ये जो स्टैटिक कीवर्ड होता है हम जिस चीज़ के साथ यूज़ कर लेते हैं वो चीज़ जो है लाइफ टाइम ऑफ द प्रोग्राम, मतलब जब तक आपका प्रोग्राम अभी चलता रहेगा, मतलब जब तक आप इस प्रोग्राम को रन करते रहोगे, जब तक इस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करते रहोगे तब तक वो चीज़ जो है स्टैटिक जो चीज़ है वो सिर्फ एक दफ़ा क्रिएट होगी, दोबारा वो क्रिएट नहीं होगी। हाँ जब आप प्रोग्राम वो जो आपकी रन करने के बाद जब आप अपने कोड को रन करते हो, ठीक है, रन करने के बाद जब तक आपका ये कोड चलता रहेगा ना, इसे कहते हैं लाइफ टाइम ऑफ प्रोग्राम। मतलब जब तक ये कंसोल विंडो चल रही है तब तक आपकी जो स्टैटिक चीज़ है दोस्तों तब तक वो दोबारा क्रिएट नहीं होती, सिर्फ एक दफ़ा क्रिएट होती है। हाँ जब आप इस कंसोल विंडो को बंद कर देते हो और आपका जो प्रोग्राम है या जो आपका प्रोजेक्ट है जब वो टर्मिनेट हो जाता है उसके बाद ऑटोमेटिकली वो स्टैटिक चीज़ का भी स्कोप जो है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद कहता है स्टैटिक फंक्शंस कैन बी कॉल्ड डायरेक्टली बाय यूजिंग क्लास नेम। कहता है जो हमारे क्लास के अंदर स्टैटिक फंक्शंस होते हैं कहता है उनको हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं उनके क्लास के नेम के साथ। वैसे आपको पता ना क्लास के अंदर जो फंक्शंस होते हैं उनको कॉल करने के लिए क्लास के ऑब्जेक्ट की हम हेल्प लेते हैं, लेकिन कहता है अगर आप अपनी क्लास के अंदर किसी फंक्शन से पहले स्टैटिक लिख दोगे तो फिर कहता है आप ऑब्जेक्ट की हेल्प से आपको उस फंक्शन को कॉल नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप सिंपली उस फंक्शन को उसकी क्लास के नेम के साथ भी कॉल कर सकते हैं। आगे स्टैटिक वेरिएबल आर इनिशियलाइज्ड ओनली वंस। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं आर इनिशियलाइज वो सिर्फ एक दफ़ा इनिशियलाइज होते हैं, दोबारा वो इनिशियलाइज नहीं होते। दोस्तों ये था इसका कंसेप्ट स्टैटिक कीवर्ड का। तो ये टॉपिक आपका एक ही है स्टैटिक कीवर्ड, आगे जाके स्टैटिक ऑब्जेक्ट आएगा, उसका भी सेम मतलब यही है कि जो स्टैटिक ऑब्जेक्ट का मतलब कि अगर आप किसी क्लास से पहले किसी क्लास के ऑब्जेक्ट के शुरू पे स्टैटिक लिख दो तो वो ऑब्जेक्ट सिर्फ वन टाइम क्रिएट होता है, दोबारा वो क्रिएट नहीं होगा। समझ आ गई बात की। ऐसे स्टैटिक की डाटा मेंबर्स होते हैं, स्टैटिक डाटा मेंबर वो होते हैं कि अगर आप किसी क्लास के अंदर जो वेरिएबल बनाते हो, अब होता है ना क्लास के अंदर जो चीज़ें हम जो वेरिएबल या अरेज या जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम कहते हैं डाटा मेंबर ऑफ द क्लास। तो कहता है क्लास के अंदर जो आप डाटा मेंबर बनाते हो उनसे पहले भी अगर आप स्टैटिक लिखते हो तो वो जो डाटा मेंबर हैं क्लास के वो भी सिर्फ वंस टाइम क्रिएट होंगे। तो यानी क्या नहीं सिंपल सा इन अदर वर्ड दोस्तों यही जो डेफिनेशन है ये आपकी स्टैटिक कीवर्ड के साथ भी आप लिख सकते हो, स्टैटिक ऑब्जेक्ट की जगह पे भी लिख सकते हो और स्टैटिक जो है वो डाटा मेंबर ऑफ द क्लास की जगह पे भी लिख सकते हो। तो ये थी इसकी डेफिनेशन, इसका कंसेप्ट था। आगे दोस्तों स्टैटिक चीज़ को हम क्रिएट कैसे करते हैं तो ये आपकी एग्जांपल है। हम सबसे पहले लिखते हैं स्टैटिक, आगे वेरिएबल की डाटा टाइप और उसके बाद वेरिएबल का नाम। ऐसे अगर आपने किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को स्टैटिक बनाना हो तो हम सबसे पहले लिखते हैं स्टैटिक, उसके बाद क्लास का नाम और उसके बाद क्लास का ऑब्जेक्ट। इसी तरह अगर आपने क्लास के किसी डाटा मेंबर को स्टैटिक बनाना हो, किसी फंक्शन को या किसी क्लास के अंदर डाटा मेंबर को, तो सेम वही तरीका है स्टैटिक, आगे डाटा मेंबर की डाटा टाइप और उसके बाद वेरिएबल का नाम। और अगर किसी फंक्शन को बनाना हो तो फंक्शन के शुरू पे ऐसे ये जैसे एक फंक्शन है ना आपका, जैसे ये एक फंक्शन है तो फंक्शन के शुरू पे जो है वो स्टैटिक लिखते हैं स्टैटिक, उसके बाद उसकी रिटर्न टाइप, उसके बाद फंक्शन का नाम, राउंड ब्रैकेट, बाकी सारा सेम तरीका वही जैसे हम फंक्शन बनाते आते हैं सिंपल। तो कहता है बस आप किसी भी चीज़ को सिंपल नहीं देते। अदर वर्ड दोस्तों चाहे आपने किसी ऑब्जेक्ट को स्टैटिक बनाना हो, चाहे आपने किसी वेरिएबल को स्टैटिक बनाना हो, चाहे आपने किसी क्लास के फंक्शन को स्टैटिक बनाना हो, आप सिंपली उसके शुरू पे क्या लिख दो स्टैटिक लिख दो तो वो आपकी चीज़ क्या बन जाएगी स्टैटिक बन जाएगी। समझ आ गई बात की। तो ये थी इसकी दोस्तों एग्जाम्पल। अब यहाँ पे नीचे सामने एक कोड के साथ प्रोग्राम कोड के साथ सामने दिखाया गया हम स्टैटिक जो है वो चीज़ें क्या होती हैं, स्टैटिक चीज़ों को हम किस तरह से जो है एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ कि स्टैटिक और नॉन स्टैटिक चीज़ों में क्या डिफरेंस होता है, या एक स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं दो फंक्शन क्रिएट करूँगा, एक फंक्शन वो बनाऊँगा जिसमें मैं विदाउट स्टैटिक की वेरिएबल की यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा वाइड और मैंने इसका नाम रख दिया नॉन स्टैटिक फन। मतलब ये मेरा एक ऐसा फंक्शन है जो क्या है नॉन स्टैटिक है, मतलब जिसके अंदर मैं वेरिएबल नॉन स्टैटिक बनाऊंगा। लाइक मैंने लिखा इंट आई इक्वल टू 1 और उसके बाद मैंने लिखा आई प्लस प्लस। आपको पता है ना आई प्लस प्लस क्या करता है, आपकी जो भी आई वेरिएबल की करंट वैल्यू होगी उसमें एक का इजाफा कर देगा।
मतलब एक वैल्यू ऐड कर देगा उसमें। और उसके बाद मैंने कहा जो भी आई की वैल्यू वो स्क्रीन पर डिस्प्ले करो, और उसके बाद /t मतलब एक लाइन का टैब दे दो। ठीक है, यहाँ चलें टैब देने की बजाय हम यहाँ पे 2 स्पेसेस ऐड कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने एक इस तरह का और फंक्शन बनाया वाइड, जिसका मैंने नाम रख लिया स्टैटिक फन। स्टैटिक फन मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर मैं स्टैटिक वेरिएबल बनाऊंगा। तो अब मैंने स्टैटिक वेरिएबल कैसे बनाता हूँ, उसके लिए मैं लिखूँगा स्टैटिक, आगे डाटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल का नाम i = 1। तो देखें उस ऊपर वाले फंक्शन में मैंने एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल बनाया, नीचे वाले फंक्शन में मैंने एक स्टैटिक वेरिएबल बनाया। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा वो मैं भी आपको डिटेल से बताऊंगा। उसके बाद सेम वही तरीका मैं मतलब सेम कोड में कर रहा हूँ, सिर्फ फ़र्क ये है कि उसको मैंने नॉन स्टैटिक बनाया, इसको मैं स्टैटिक बनाने जा रहा हूँ। अब उसके बाद मैंने आई की वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए मैंने सिंपल कहा आई की वैल्यू डिस्प्ले करो, और उसके बाद 2 लाइन का ब्रेक कह रहा हूँ, 2 स्पेसेस दे दी मैंने। अब सबसे पहले दोस्तों मैं किसको एग्जीक्यूट करूँगा, सबसे पहले मैं इस नॉन स्टैटिक को एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो उसके लिए मैंने कहा जो मेरा नॉन स्टैटिक फन है उसको कॉल कर दो। उसके बाद मैंने अगेन नॉन स्टैटिक कॉल करना है, तो नॉन स्टैटिक फन। अब देखें ज़रा, सबसे पहले दोस्तों जब पहली दफ़ा नॉन स्टैटिक फन एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, ये नॉन स्टैटिक फंक्शन चलेगा। ठीक है, और जब ये नॉन स्टैटिक फंक्शन चलेगा तो ये क्या करेगा, रैम में जाके इंट i = 1 का मतलब क्या है कि रैम में जाके एक वेरिएबल क्रिएट कर देगा i के नाम से, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी रैम में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये लाइन चलेगी i++, ये करेगी ये उस i वेरिएबल की करंट वैल्यू जो भी होगी उसमें एक इजाफा कर देगी, मतलब i = क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और उसके बाद ये नीचे वाली लाइन चलेगी cout, ये i की वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगी, मतलब i की वैल्यू प्रिंट i ऑन स्क्रीन, प्रिंट i = 2, i की वैल्यू 2 स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगी। क्यों, क्योंकि i की वैल्यू 2 है, तो आप प्रिंट i = 2 ऑन स्क्रीन। ठीक है, ऐसे होगा। उसके बाद दोस्तों कंपाइलर वापस चले, आपको पता है जब कोई फंक्शन कॉल होता है तो वो जब वो फंक्शन कंप्लीट होता है तो कंपाइलर वापस जो है उसी लाइन पर जाता है जहाँ से वो ऊपर गया था। तो कंपाइलर यहाँ से ऊपर गया था, अब यहाँ पे वापस आ गया। उसके बाद अगेन आपने दूसरी दफ़ा फिर नॉन स्टैटिक को कॉल कर दिया। मैंने आपको क्या बताया था, जब आप किसी फंक्शन को दोबारा कॉल करते हो तो उस फंक्शन के अंदर मौजूद तमाम के तमाम वेरिएबल दोबारा नए से इनिशियलाइज होते हैं। शर्त क्या, वो स्टैटिक बस ना हो, वो क्या ना हो, स्टैटिक ना हो। अब दोस्तों जब आपने नॉन स्टैटिक को दोबारा कॉल किया तो क्या होगा, कंपाइलर वापस से फिर अगेन ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद फिर नए सिरे से, चूँकि ये एक स्टैटिक वेरिएबल नहीं है। सो आपको मैंने क्या बताया था भला, जो स्टैटिक वेरिएबल नहीं होता वो नए सिरे से फिर इनिशियलाइज होता है। तो फिर क्या होगा, कंपाइलर जैसे ही आएगा फिर अगेन रैम में दोबारा से एक वेरिएबल क्रिएट करेगा, उसकी वैल्यू 1 कर देगा। उसके बाद i++ से i की वैल्यू 2 हो जाएगी, और प्रिंट i = 2 ऑन स्क्रीन। मतलब आप इस नॉन स्टैटिक फंक्शन को जितनी दफ़ा कॉल करोगे उतनी दफ़ा ये i नए सिरे से क्रिएट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, उसके बाद i 2 होगा, उसके बाद बार बार स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा 2। मतलब आप चाहे इस फंक्शन को, नॉन स्टैटिक फंक्शन को, फन जो फंक्शन है आपका, इसको अगर आप 10,000 दफ़ा भी कॉल करोगे ना तो ये आपको एक ही वैल्यू डिस्प्ले करेगा स्क्रीन के ऊपर, और वो कौन सी है 2। करके दिखा देता हूँ आपको। देखो मैं आपको ये फ़र्ज़ करूँ मैंने इसको एक दफ़ा फिर कॉल किया, नॉन स्टैटिक फन, और मैं ऊपर पहले एक मैसेज दे देता हूँ, नॉन स्टैटिक कॉलिंग नॉन स्टैटिक फंक्शन, और उसके बाद मैंने उसका डाटा जो है कॉलिंग नॉन स्टैटिक फंक्शन। अभी देखिएगा ज़रा, कंपाइल एंड रन किया, देखना 3 दफ़ा मैंने कॉल किया ना तो 3 दफ़ा 2 ही डिस्प्ले होगा। ये देख रहे हो, ये देखो कॉलिंग नॉन स्टैटिक फंक्शन 2 मतलब जितनी दफ़ा मर्जी कॉल करो 2 ही डिस्प्ले होगा। क्यों 2 डिस्प्ले होगा, क्योंकि दोस्तों जो नॉन स्टैटिक चीज़ होती है वो दोबारा नए सिरे से अपने आप को इनिशियलाइज़ करती है। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं स्टैटिक फंक्शन को कॉल करने जा रहा हूँ। ये जो नीचे वाला फंक्शन है स्टैटिक, मैं इसको कॉल करने जा रहा हूँ। तो उसके लिए मैं पहले यहाँ पे एक लाइन का ब्रेक कर देता हूँ। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉलिंग स्टैटिक फंक्शन, और उसका नाम मैंने क्या रखा हुआ है, उसका मैंने नाम रखा हुआ है स्टैटिक फन। ठीक है, उसको मैं 3 दफ़ा कॉल करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने उसका एस जो है वो स्मॉल में रखा हुआ है, स्टैटिक का जो एस है वो स्मॉल में रखा हुआ है मैंने। ओके, अभी दोस्तों इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या होने जा रहा है, देखो जब आपने स्टैटिक फन को पहली दफ़ा कॉल किया तो क्या हुआ बोला, ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा स्टैटिक फन। जब कंपाइलर इसके अंदर आएगा तो आपको पता ना ये पहली दफ़ा कॉल होने जा रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब कोई स्टैटिक वेरिएबल पहली दफ़ा कॉल होता है तो वो पहली दफ़ा क्रिएट होता है, पहली दफ़ा, तो उसमें क्रिएट जारी बता होना ही होना। तो अब क्या होगा, रैम के अंदर जो आई वेरिएबल है वो क्रिएट होगा और उसकी वैल्यू क्या है जी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। उसके बाद ये नीचे वाली लाइन चलेगी तो ये क्या करेगी, रैम के अंदर आई की वैल्यू क्या कर देगी 2 कर देगी। और उसके बाद सेम एज इट इज़ वैसे जैसे ऊपर हुआ था कि आई की वैल्यू प्रिंट होगी, प्रिंट आई = कि आई की वैल्यू करंट क्या है 2, तो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा 2 ऑन स्क्रीन। ठीक है, इतना हो गया। जब यानी ये आपका ये जो स्टैटिक फंक्शन जब पहली दफ़ा चलेगा तो स्क्रीन के ऊपर 2 डिस्प्ले होगा।
उसके बाद जब दूसरी दफ़ा आपने स्टैटिक फंक्शन को कॉल करे हुए तो क्या होगा भला, कंपाइलर वापस ऊपर आएगा और नए से इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो आपको मैंने क्या बताया था, अब ये फिर क्या लिखा हुआ है, वो कह रहा है स्टैटिक इंट आई इक्वल टू 1 के एक आई भी नाम का वेरिएबल क्रिएट करो स्टैटिक कीवर्ड के साथ और उसकी वैल्यू क्या होगी 1। तो क्या ये लाइन एग्जीक्यूट होगी नेक्स्ट टाइम? नहीं एग्जीक्यूट होगी। क्यों? मैंने आपको बताया था जब कोई स्टैटिक जो फंक्शन वेरिएबल होता है जब वो एक दफ़ा रैम में क्रिएट हो जाता है, क्योंकि ये एक दफ़ा जब पहली दफ़ा आपने इसको कॉल किया था ये क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी, अब ये दोबारा एग्जीक्यूट ये लाइन नहीं होगी। अब आप चाहे 10,000 दफ़ा भी इस फंक्शन को कॉल करोगे ना तो ये आपका स्टैटिक आई वेरिएबल दोबारा इनिशियलाइज या दोबारा क्रिएट रैम में नहीं होगा, ये ऑलरेडी क्रिएट हुआ है और उसकी पुरानी वैल्यू क्या है 2 है। और ये बात याद रखिएगा, जो स्टैटिक वेरिएबल होता है वो एक दफ़ा रैम में क्रिएट हो जाता है और दोबारा क्रिएट नहीं होता, एक बात ये होगी। दूसरी बात ये होती है कि जो स्टैटिक वेरिएबल होता है वो अपनी पुरानी वैल्यू को याद रखता है, जो भी उसकी पुरानी वैल्यू होती है। तो दोस्तों स्टैटिक वेरिएबल जब फर्स्ट टाइम आपने कॉल किया था तो उसकी पुरानी वैल्यू क्या थी 2, तो अब वो दोबारा क्रिएट नहीं होगा और उसकी पुरानी जो ओल्ड वैल्यू है 2 वो उसे याद है अभी भी। अब वो क्या करेगा, यहाँ पे ये लाइन नहीं चलेगी, बल्कि क्या होगा जब भी आप इसको दोबारा आप कॉल करोगे तो ये यहाँ से ये अपनी लाइन नंबर 2 से स्टार्ट किया करेगा और अपनी पुरानी वैल्यू में आई प्लस प्लस का मतलब क्या है कि जो भी आई की पुरानी वैल्यू उसमें प्लस प्लस कर दो। तो आई की पुरानी वैल्यू थी 2, तो 2 में ये इंक्रीमेंट करेगा यानी उसका कर देगा 3। और तो इस दफ़ा जब आपने सेकंड टाइम इस फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले होगा, 3 डिस्प्ले होगा। उसके बाद अगेन आपने तीसरी दफ़ा फिर इस फंक्शन कॉल किया तो चूँकि फिर ये स्टैटिक वेरिएबल है लिहाजा ये फिर क्रिएट नहीं होगा नए सिरे से, बल्कि क्या करेगा अपनी जो ओल्ड वैल्यू थी 3 उसमें फिर इजाफा करेगा, मतलब उसे 4 कर देगा और अब तीसरी दफ़ा ये स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले करेगा 4। जब नेक्स्ट टाइम फिर आप इसे एग्जीक्यूट करोगे तो फिर अगेन आई की जो पुरानी वैल्यू है उसमें +1 करेगा, मतलब 5। मतलब कहने का ये है जो कोई स्टैटिक वेरिएबल होता है ये बार बार अपने आप को क्रिएट नहीं करता, बल्कि क्या करता है बस अपनी पुरानी वैल्यू को ही बार बार यूटिलाइज़ करता है, यूज़ करता है। ठीक है, जबकि ऊपर क्या हो रहा था, ऊपर आपका आई वेरिएबल हर दफ़ा जितनी दफ़ा आप उसे कॉल कर रहे हो नए से क्रिएट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आई वेरिएबल बार बार क्रिएट नहीं हो रहा, बस एक दफ़ा क्रिएट पहली दफ़ा हो गया बस, उसके बाद अब वो बार बार अपनी पुरानी वैल्यू को ही यूज़ कर रहा है। ओके, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी देखो 3 दफ़ा आपने कॉल किया ना तो पहली दफ़ा डिस्प्ले होगा 2, नेक्स्ट टाइम डिस्प्ले होगा 3। ये देखें कॉलिंग स्टैटिक फंक्शन पहली दफ़ा डिस्प्ले हुआ 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है, ऐसे देखें आहिस्ते आहिस्ते उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होती जा रही है। तो ये दोस्तों फ़ायदा होता है स्टैटिक और नॉन स्टैटिक, डिफरेंस होता है स्टैटिक और नॉन स्टैटिक फंक्शन के अंदर। सॉरी \n समझ आ गई। तो यहाँ पर मैं दोबारा से कंपाइल करके आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। और ये देखें स्टैटिक फंक्शन जो है वो हर दफ़ा नए सिरे से इनिशियलाइज हो रहा है, लेकिन जो स्टैटिक फंक्शन जो नॉन स्टैटिक है वो हर दफ़ा नए सिरे से इनिशियलाइज हो रहा है आई वेरिएबल, जबकि जो स्टैटिक है वो हर दफ़ा नए सिरे से इनिशियलाइज नहीं हो रहा, सिर्फ उसने पहली दफ़ा अपने आप को क्रिएट किया, उसके बाद अब वो क्या कर रहा है हर नेक्स्ट टाइम वो अपनी ओल्ड वैल्यू के अंदर ही इंक्रीमेंट कर रहा है। समझ आ गई बात की? जी, ये फ़ायदा था स्टैटिक में और नॉन स्टैटिक में। नेक्स्ट मैंने आपको स्टैटिक ऑब्जेक्ट के बारे में बता दिया कि जब आप किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को के शुरू पे स्टैटिक लिखते हो तो वो एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये मतलब है स्टैटिक ऑब्जेक्ट का, बाकी सारा फंडा वही है स्टैटिक कीवर्ड वाला ही, क्योंकि स्टैटिक लिखने से क्या होगा भला कि जिस ऑब्जेक्ट को आप स्टैटिक बनाओगे वो सिर्फ एक दफ़ा क्रिएट होगा, नेक्स्ट टाइम आप चाहे उससे जितनी दफ़ा मर्जी कॉल करो डिफरेंट एंगल से वो दोबारा से क्रिएट नहीं होगा। इसी तरह स्टैटिक डाटा मेंबर ऑफ द क्लास के, अब जब आप क्लास के अंदर कोई डाटा मेंबर को स्टैटिक बना देते हो तो वो डाटा मेंबर भी सिर्फ क्लास के अंदर सिर्फ एक दफ़ा ही क्रिएट होता है, दोबारा बार बार चाहे आप जितनी दफ़ा मर्जी उस क्लास के उस स्पेसिफिक स्टैटिक जो डाटा मेंबर है उससे चाहे 10,000 दफ़ा भी कॉल करोगे ना तो वो दोबारा नए से क्रिएट नहीं होगा। तो ये दोस्तों इसके कंसेप्ट थे, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मैंने आपको ये बहुत ही डिटेल के साथ कोर्स समझाया है, वरना वैसे में समझाना नहीं था, मैंने आपको मैं जो है ना वो जस्ट कोड करके दिखा देना था और कहना था जो ये लो जी ये आपका प्रोग्राम है इसको पेपर में कराना। लेकिन मैंने आपको देखो ब्रीफली बच्चों की तरह एक स्टेप समझाया कि कैसे कैसे ये स्टैटिक में एग्जीक्यूट होगा, कैसे नॉन स्टैटिक में एग्जीक्यूट होगा। तो आपको चाहे पेपर के अंदर स्टैटिक कीवर्ड के रिलेटेड जब भी कोड आएगा तो आपने ये वाली जो एग्जाम्पल मैंने आपको करके दिखाई है ये आप पेपर में कराइएगा। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।